पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों से जारी दहशतगर्द हमलों का निशाना बनने वालों में हर रंग, नस्ल, जिन्स और उम्र के लोग शामिल हैं। इन अफराद में एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो अपनी जान हथेली पर रखकर आप तक किसी भी वाक़े की पल पल बदलती तस्वीर बराह रास्त पेश करते हैं। जी हाँ, ये सहाफ़ी या सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक वो अफराद हैं जो सिक्योरिटी के नाकाफ़ी इंतज़ामात और पेशा वराना बीमे के बगैर भी ताज़ा खबर के लिए किसी भी खतरे में कूदने से गुरेज नहीं करते। हमारा आज का प्रोग्राम उन सहाफ़ियों के नाम है जो अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान दहशतगर्दी का निशाना बने। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की फहरिस्त तो खासी तवील है, लेकिन इसका निशाना बनने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदा बच जाने के बावजूद जिंदगी के साथ एक इंतहाई सख्त जंग लड़ रहे हैं। इन बहादुर सहाफियों में कैमरामैन इसरार अहमद भी शामिल है। एज ए कैमरामैन मैंने 89 में शुरू किया था, कराची से स्टार्ट किया था, प्राइवेट प्रोडक्शन थी एक, वहाँ से मैंने, और मुझे सबसे कम उम्र और जल्दी कैमरामैन बनने का वहाँ से गवर्नमेंट लेवल पे एक अवार्ड भी मिला था। काफ़ी कमर्शियल्स बनाए, सॉन्ग्स बनाए हैं मैंने, उसके बाद कॉन्सर्ट वगैरह कवर किए हैं मैंने, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, ड्रामे काफ़ी बनाए हैं। जब न्यूज़ में कदम रखा था तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 98 या 97 था, फर्स्ट टाइम मैंने खैर कवरेज वगैरह करके दी। एक ब्लास्ट हुआ था उसकी, तो उस पर काफ़ी अप्रिशिएट वगैरह किया था लोगों ने, मतलब अच्छा आपने काम किया, फ़र्स्ट टाइम आप कैमरा लेके गए हैं न्यूज़ का। तो वहाँ से फिर मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कहा नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पेशावर में जाके मैंने काफ़ी मतलब ऐसे मतलब इवेंट कवर किए हैं जहाँ पे फायरिंग वगैरह हो रही हो, उसके बाद ब्लास्ट हुए हों, तो काफ़ी ये खून खराबे वाली कवरेजें वगैरह की हैं अपने दौर में। ये लेट बहुत आते थे, घर में होते ही नहीं थे, बाहर ही रहते थे, कवरेज पर ही रहते थे। घर वालों को ख्याल आता था लेकिन दिल को यही कहता था कि कोई बात नहीं, आज मैं हूँ, अच्छा काम करूँगा, तो वो भी खुश होंगे जब देखेंगे कि यार मतलब हमारे मतलब बेटा था, भाई था, या मेरी वाइफ कहेंगे, शोहर था, या मेरे बच्चे कहेंगे कल को कि मेरा मतलब हमारे पापा थे जो अच्छा काम करते थे, लोगों के मुँह से सुनेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। 11 जुलाई 2007 का दिन, जहां इस्लामाबाद की लाल मस्जिद और जामिया हफ्ज़ा पर की जाने वाली फौजी कार्रवाई की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा, तो वहां यह दिन इसरार अहमद और उनके कुंबे को एक ना ख़त्म होने वाली जद्दोजहद के आगाज़ के दिन के तौर पर भी हमेशा याद रहेगा। 2007 ईयर था और 3 तारीख थी जुलाई की। मतलब मैं उस वक़्त ऑफिस में से एक कवरेज के लिए निकला था, तो मुझे ऑफिस वालों ने बताया कि मतलब ऑपरेशन स्टार्ट है तो आप वहाँ चले जाएं। जब भी ये जाते थे मैं इनको दरवाज़े तक छोड़ने आती थी। उस दिन जो है ना क्या कहते हैं, बस मैं भी नहीं आई और ये भी चले गए। मैंने गाड़ी वहाँ से टर्न की और मैं जैसे ही लाल मस्जिद अभी पहुँचा नहीं था, रास्ते में था, तो काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ और कमांडोज़ वगैरह मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतर रहे थे और वो उन्होंने अपनी पोजीशंस वगैरह लेना शुरू कर दी थी। तो जब मैं आगे पहुँचा तो काफ़ी उस वक़्त लोग वहाँ पे जमा हो चुके थे और काफ़ी मीडिया भी आ चुका हुआ था। हम लोग कैमरे लेके फुटेज वगैरह बना रहे थे। मतलब लाल मस्जिद वाले जो लोग थे उन्होंने भी अपने मोर्चे वगैरह बना लिए थे। उधर से गवर्नमेंट वाले भी अपने मतलब सामने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसमें भी उन्होंने अपने मोर्चे वगैरह बनाए हुए थे, और एक साथ स्कूल लगता है बच्चों का, उसमें भी उन्होंने अपना मोर्चा वगैरह बना लिया था। 12:30-1 का टाइम था जब ये मेरे ख्याल में 1-2 फायर होना शुरू हुए। तो हमने जब जाके देखा कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं ये फायर कहाँ से आ रहे हैं, उस वक्त लोग डर के घबरा के भागे हैं एकदम। तो विदिन फ्यू सेकंड्स, मिनटों के बाद में एकदम एम्बुलेंसों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो वो तकरीबन ना करते 25-30 के करीब एम्बुलेंसें थी। उस वक्त हमें पता लगा कि अगर एम्बुलेंसें आ गई इतनी ज़्यादा
तो लाजमी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। बस यही सोच के फिर हम अपना शॉट वगैरह करते रहे। तो मेरे सामने फिर जब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से एक बख्तरबंद आई है तो उन्होंने जब फायर किए हैं तो मैं बिल्कुल सामने था कैमरा लेके, और सामने वो क्लेशनकोफ वाला एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने निकाब वगैरह किया हुआ था और मास्क भी पहना हुआ था कि अगर वो शेल वगैरह फेंकते हैं तो उस धुएं से बचने के लिए। तो उसके मैं साथ ही खड़ा हुआ था। फिर मेरे ज़हन में थोड़ा सा आया कि यार मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँ, क्योंकि सामने से गोलियां मार अगर इससे लगेगी तो पहले मुझे ही लगेगी। तो उस वक्त वहाँ पे कोई ऐसा बंदा महफूज नहीं था, ना किसी को कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई थी या कोई ऐसी चीज़ के जिससे इंसान बच सके, ना हमें कोई गाइड किया गया था गवर्नमेंट लेवल पे कि आया आप लोग इधर रहें। मतलब जो जिसका दिल आ रहा था वो किए जा रहा था काम, कोई किसी को मतलब नहीं बताया गया था, ना वो खुद ज़हन से काम ले रहा था, क्योंकि अफरा तफरी इतनी फैल गई थी, क्योंकि हर तरफ से बुलेट की आवाज़ आ रही थी, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से आके लगेगी क्या होगा। तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था जो मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि कैमरामैन हमने भिजवा दिया, वो आपको स्विच कर लेगा, तो ड्राइवर जैसे ही आएगा तो आप वापस आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब भेज दें जल्दी से। मैंने कहा मेरे पास वैसे भी कैसेट तकरीबन ख़त्म हो गई हैं और बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। तो वो मैं रिकॉर्डिंग करके बस आके बैठ गया एक जगह पे, कैसेट भी ख़त्म हो गई थी मेरे पास। तो एक क्योंकि उस वक्त फायरिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो दरख्त थे ना उनके ऊपर जो पत्ते लगे हुए थे वो ऐसे गिर रहे थे कि जैसे ना कोई ऊपर से जान के तोड़ तोड़ के ना पत्ते फेंक रहा है नीचे। तो एक काफ़ी मोटा दरख्त था, मैं उसके नीचे आके बैठ गया। मैंने कहा यार ये यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सेफ रहूँगा। तो एक कैमरामैन खड़ा हुआ, वो बना रहा था, कवरेज कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि यार आप नीचे बैठ जाओ, बुलेट लग जाएगी क्योंकि बहुत तेज़ फायरिंग हो रही है। तो उसने मुझे कहा कि सिर्फ 1 मिनट में ये शॉट ले लूँ, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा। बुलेट लगने से कोई 10 मिनट पहले मैंने अपने घर फ़ोन किया था। मैंने ऐसे ही बताया कि मैंने कहा मैं ना ऐसे लाल मस्जिद की कवरेज पे आया हूँ, तो फायरिंग वगैरह हो रही है, दुआ करना मैं अच्छे तरीके से काम करके वापस आ जाऊँ। तो मिसेस ने कहा कि आप क्यों गए ऐसी कवरेज पे, आप बंद कर दें, काम ख़त्म कर दें, आप वापस आ जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं काम करके ही ना मतलब आऊँगा। तो बस ये आखिरी बात हुई थी, ज़्यादा इन्होंने बात नहीं की थी। मैंने कहा अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे चैनल ने मुझे किस लिए रखा हुआ है? इसीलिए रखा हुआ है कि मैं उनको अच्छा काम करके दूँ, और वो जहाँ भेजेंगे मुझे जाना है, और मुझे खुद भी शौक़ है मैं काम करूँ। तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं काम करके आ जाऊँगा। फिर ऑफिस से फ़ोन आया कि गाड़ी आ गई है बाहर। तो मैंने वो फ़ोन जस्ट सुना है, तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि ना मुझे इतना मौका भी नहीं मिला कि मैं वो अपनी ना पॉकेट में रख सकूं। गोलियां जो है ना वो ज़मीन पे लगी हैं पहले, और उसके बाद इसरार के बैक पे और बाजू में ना फ़ौरन पेवस्त हो गई। ऐसे लगा जिस्म के अंदर जैसे कोई ना ब्लास्ट हुआ है या कोई ऐसे हुआ है कि बस मेरा निचला धड़ जो है ना वो किसी ने काट के अलग से फेंक दिया। एक लड़का था जो मे बी इसी मस्जिद का होगा स्टूडेंट, एक वो था, और एक जर्नलिस्ट था, कोई फॉरेन जर्नलिस्ट था वो। उसने मेरे साथ मिल के जो है ना इसरार को उठाया, और यहाँ से एक एम्बुलेंस इत्तफाकिया तौर पे गुजर रही थी, तो बाकी लोग भाग गए थे। उसने अपना भी कैमरा मतलब वहीं पे फेंक दिया, मतलब उन्होंने जल्दी जल्दी उठाया कि यार इसरार को बुलेट लग गई है। उन्होंने हेल्प की, मेरी एम्बुलेंस में डाला, क्योंकि मेरा फ़ौरन ही ना सांस उखड़ना शुरू हो गया था, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि यार ऑक्सीजन मुझे दो। तो उन्होंने कहा जी एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है। आंखें मेरी बंद हो रही थी, लड़के मुझे मतलब बेहोश नहीं होने दे रहे थे, जगा रहे थे बार बार। मैंने कहा इसरार आंखें नहीं बंद करो, आंखें नहीं बंद करो। मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे 2। इसरार कुछ भी नहीं होगा, बस बाजू पे गोली लगी है। मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मेरे एक की गोली लगी है जो बाजू पे लगी है, मुझे नहीं पता था कि मुझे मतलब इकट्ठी 3 बुलेट लगी हैं। हॉस्पिटल में अंदर गया, मुझे उस वक्त भी याद था मैं बेहोश नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ने मतलब शर्ट वगैरह मेरी फाड़ी, पीछे चेक किया, उन्होंने कहा तो इसको एक नहीं इसको 3 बुलेट लगी हैं। तो काफ़ी तकरीबन टाइम गुजर गया था, शाम हो चुकी थी, मतलब कोई 3:30 4 बजे की थी मुझे बुलेट लगी थी, जो मुझे याद है मतलब टाइम ना। लेकिन कोई 5-6 का टाइम हो गया था, मुझे कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, ना कोई ऑपरेशन शुरू हुआ, ना कुछ, सिर्फ ऑक्सीजन लगी और ड्रेन लगी हुई है। आई डोंट नो उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए होंगे जो मुझे महसूस नहीं हुआ उस वक्त। तो शायद वो मेरी फैमिली का इंतज़ार कर रहे थे कि फैमिली आके एक दफ़ा मिल ले तो हम ट्रीटमेंट शुरू करें। मैं बस काम करके ऐसी बैठी हुई थी, उन्होंने आके मतलब बोला था कि आप एक ख़बर सुन लें लेकिन परेशान मत होइएगा। लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनको ना गोलियां लग गई हैं, लेकिन बाजू पे लगी, ये नहीं बताया कि कितनी लगी हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं।